रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका अपनी सास सुनीता और पति रघु के साथ रहा करती थी। राधिका बहुत शरीफ और संस्कारी होने के साथ साथ काफी गुणी भी थी, पर फिर भी सुनीता अपनी बहू से खुश नहीं थी और उसका कारण ये था कि शादी के 7 साल बाद भी राधिका की कोई औलाद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन राधिका किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, ओ बहू, कहाँ है? शाम होने को है, पर तेरी शाम की चाय अभी तक नहीं आई। आज की चाय मिलेगी भी या नहीं? हाँ माँ जी, बस अभी लाती हूँ। राधिका अब अपनी सास के लिए जल्दी से चाय बनाती है और अपनी सास को चाय दे देती है। अब जैसे ही सुनीता राधिका द्वारा बनाई हुई चाय पीती है, वैसे ही सुनीता अपने मुंह से चाय को उगलते हुए उससे कहती है, थू, छी, कितनी घटिया चाय बनाई है बहू तूने। तेरे माँ बाप ने तुझे चाय बनाना नहीं सिखाया है क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाय अच्छी नहीं बनी है तो मैं आपके लिए दोबारा अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, दूध, चीनी, चाय पत्ती और भी सामान यहाँ किसने रखा है? तेरे बाप ने या फिर तेरी माँ ने? अरे तुझे पता भी है चाय का सामान कितना महंगा आता है? नहीं पता है ना? और वैसे भी तुझे पता कहाँ से होगा? तू तो यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती है, तो तुझे कैसे पता होगा, है ना? अपनी सास से अपने माँ बाबा का नाम सुनकर राधिका थोड़ी सी चिढ़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, पर आप अब मेरे माँ बाप पर जा रही हैं। मैं आपकी सारी चीजें बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द और नहीं बर्दाश्त कर सकती अब मैं। हाय दैया, देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह कचाकच जुबान चला रही है। तेरी इस जुबान से मुझे ये तो पता चल ही गया कि सच में तुझे तेरे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए हैं, तभी तो लगे मुंह जवाब दे रही है तू। न जाने पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। एक तो तमीज नहीं, ऊपर से बांझ का ताना सुनकर राधिका की आंखें भर जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रात होती है, पर राधिका अपने कमरे से बाहर नहीं आती। अब जब रघु आता है और पूरे घर को शाम देखता है, तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आज राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? और कहाँ होगी, पड़ी होगी अपने कमरे में। माँ, पैसे क्यों बोल रही हैं? कोई बात हुई है क्या? बात क्या होगी बेटा, बस तेरी पत्नी का मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। न जाने भगवान ने मुझे कैसी बहू दे दी है। काश मैंने तेरी शादी इस मनुष्य से ना करवाई होती और किसी और से करवा दी होती, तो आज मेरे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज रही होती, साथ ही मैं मोहल्ले में अपना सर उठाकर चल पाती। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रघु को अब समझ आता है कि सुनीता और राधिका के बीच फिर कोई ना कोई बहस हुई है। रघु ये भी जानता था कि उसकी माँ ने आज फिर राधिका को बच्चे का ताना दिया है, पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता। बेचारा रघु करता भी तो क्या करता, सुनीता उसकी माँ थी, बस इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि राधिका आंखों में आंसू लिए रो रही है और उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई है। उसकी आंखें लाल देखकर रघु उसके पास आता है और उसके पास बैठकर उससे कहता है, राधिका, शांत हो जाओ। तुम तो जानती हो ना माँ की हरकत, माँ गुस्से में कुछ भी बोल जाती हैं। अब तुम माँ की बातें भी दिल से लगा कर बैठोगी? रघु जी, मुझे माँ की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, पर वो हर छोटी सी लड़ाई में मुझे बच्चे का ताना देती है। अरे अगर भगवान मेरी गोद नहीं भर रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? रघु अब अपनी पत्नी को जैसे तैसे शांत करवाता है और उसको खाने के लिए नीचे लेकर जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और समय गुजरता है। पर सुनीता की ताने देने की आदत अब तक गई नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता की एक पड़ोसन सुनीता के पास आती है और उससे कहती है, सुनीता बहन, कैसी हो तुम? बस बहन, भोलेनाथ की कृपा है, और तुम तो जानती ही हो कि भोलेनाथ का हाथ जिसके सर पर होता है उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। हाँ, वो तो अच्छा है। मैं क्या कह रही थी कि तेरी बहू को कोई बच्चा हुआ या नहीं? बच्चे का नाम सुनकर सुनीता भड़क जाती है, पर वो अपनी पड़ोसन को जरा भी नहीं दिखाती कि वो भड़की हुई है। वो उससे प्यार से कहती है, क्या बहन, जले पर नमक छिड़काने आई हो क्या? पड़ोसन हो और सब जानते हुए भी ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अरे मजाक नहीं कर रही। अब एक बात बता, मेरे घर में क्या चल रहा है ये तू बता सकती है क्या? नहीं ना? ठीक उसी तरह मुझे भी तेरे घर का कुछ नहीं पता, और अगर पूछ भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अगर बताना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तेरे लिए एक अच्छी खबर लेकर आई थी।
अच्छा, और वो क्या है? ये सही है। अभी तक तू मुझ पर भड़क रही थी और अब जब मैंने तुझे अच्छी खबर के बारे में बताया तो तेरा मूड स्विंग हो गया। अरे बता ना यार, क्या बात है? तेरी बहू प्रेग्नेंट है क्या? नहीं नहीं सुनीता, मेरी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो वो खुशखबरी क्या हो सकती है? ऐसे कैसे? अब तेरे घर आई हूँ तो एक कप चाय तो पी कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, ओ बहू, जरा 2 कप चाय तो लेकर आ। जहाँ एक तरफ सुनीता और उसकी पड़ोसन आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वहीं राधिका अपनी सास और पड़ोसन के लिए चाय बनाती है और उनको देती है। राधिका का अच्छा बर्ताव और अच्छा नेचर देखकर पड़ोसन सुनीता से कहती है, सुनीता मानना पड़ेगा, तेरी बहू शरीफ के साथ साथ संस्कारी भी है। ऐसे संस्कार का क्या फायदा जो इस घर को एक चिराग भी ना दे सके। इसकी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, पर अभी तक मैंने अपने पोते पोती का मुंह नहीं देखा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन अपने घर के वारिस का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। यार सुनीता, तू उसको हर वक्त ताने क्यों मारती रहती है? देख तो ये कितनी शरीफ है। खैर बहू, तू अभी जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, और हाँ, अपनी सास की बातों को ज्यादा ध्यान मत दियो, ये ऐसे ही बोलती रहती है। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर राधिका कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। राधिका के वहाँ से जाते ही सुनीता की पड़ोसन सुनीता से कहती है, सुनीता बहन, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे। उसकी दूसरी शादी होगी तो तेरे घर में चिराग भी आ जाएगा। यार मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि तू है किसके साइड। एक तरफ तो तू मेरी बहू को इतना अच्छा बोलती है, तो वहीं जब मेरी बहू नहीं होती तो मुझे उसकी ही सौतन लाने को कहती है। तू चाहती क्या है? अरे तो मैंने कब कहा कि तेरी बहू खराब है? मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि तेरी बहू काफी अच्छी है, लेकिन तेरी बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो, सच तो यही है ना कि वो तेरे घर को कभी वारिस नहीं दे सकती। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी बेटे की दूसरी शादी करवा दे। वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर मेरा बेटा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। वो राधिका से बहुत प्यार करता है। दोनों पड़ोसन आपस में बातें कर रही थी, पर ये क्या, उन दोनों की बात तो खिड़की के पास खड़ी राधिका सुन लेती है। उन दोनों की बात सुनकर राधिका के सब्र का बांध टूट जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपनी सास के पास आती है और अपनी सास और पड़ोसन को जवाब देते हुए कहती है, माँ जी, आप मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि मैं इस घर को वंश नहीं दे पा रही हूँ। मैं तो ये जानती थी, पर आपकी नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि आप मेरे पति की दूसरी शादी करवाने की ठान लेंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। और आंटी जी, आपको पता है आपके घर में शांति क्यों नहीं रहती है? मैं बताती हूँ। क्योंकि आपकी आदत है दूसरों की लाइफ में ताक झांक करने की। लोगों की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करने में आपको मजा आता है, और आपकी इसी हरकत की सजा भगवान आपको नहीं बल्कि आपके घर वालों को देता है। जिस दिन आपने दूसरों के घरों में आग लगाना बंद कर दिया, उस दिन आपका भी घर सुधर जाएगा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? तुझे जरा भी शर्म लिहाज नहीं है कि अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है? जब देखो जहाँ देखो मुंह चलाती रहती है। और इसने क्या ही गलत बोल दिया है? माँ जी, मुझे शर्म भी है और लिहाज भी है। अपने से बड़े से बात करना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं बहुत देर से अपनी शराफत दिखा रही थी, पर अब बस, अब और नहीं, मैं और नहीं सहने वाली। मैं आपको कह देती हूँ कि अगर आपने रघु जी की दूसरी शादी करने की जरा भी सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आंटी जी, आप अभी भी यहीं पर हैं? इतनी इंसल्ट होने के बाद भी आप यहीं पर खड़ी हैं? राधिका की बात सुनकर सुनीता की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, पर अपनी बहू का रौद्र रूप देखकर सुनीता भी डर जाती है और फिर कभी वो अपने बेटे की दूसरी शादी की बात नहीं करती। चेन्नई के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से ट्रेन चल पड़ती है। अधीरा स्टेशन पर दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसके पीछे बहुत सारे गुंडे हाथों में हथियार लेकर भाग रहे थे। तभी ट्रेन से एक लड़का जिसका नाम तरुण था, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और चलती हुई ट्रेन पर अधीरा उसका हाथ थामकर चढ़ जाती है। सारे के सारे गुंडे ट्रेन पर चढ़ते, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अधीरा उस लड़के को तमिल में थैंक्स बोलती है। चला धन्यवाद, मैं थैंक्स बोली। तुम्हारा नाम? ओह, माई सेल्फ तरुण। नाइस नेम। ना पेरू अधीरा। अयो रामा, सॉरी जी, मैं बोली मेरा नाम अधीरा है। ओह, तो तुम चेन्नई से ही हो?
हाँ, मेरा अप्पा अम्मा यहीं रहता है। मेरा अप्पा बहुत बड़ा गुंडा है। मेरा जबरदस्ती एक गुंडे से शादी कर रहा था। दैट्स वाई मैं घर से भागी। लेकिन अगर घर छोड़ दिया तो रहोगी कहाँ? मेरा फ्रेंड रहता है साक्षी, पूना में। उसके यहाँ मैं कुछ दिन स्टे करेगी, छोटी मोटी जॉब करके अपना आगे का देखेगी। अगर तुम्हारे पापा के गुंडे वहाँ पर भी आ गए तो क्या करोगी? अयो तरुण, मेरे को भागने का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अपने अप्पा के गुंडों का इंतजार थोड़ी करेगी। मैं कुछ दिन साक्षी के पास रहेगी, उसके बाद मैं केन्या जाके सेटल हो जाएगी। अरे यार, तुम भागते ही रहोगी क्या? मेरे को उस गुंडे से शादी करके लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करती। उससे अच्छा है कि मैं ट्रेन के आगे आकर मर जाएगी, पर उस गुंडे से शादी नहीं करेगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अप्पा उस बुलशिट से तुम्हारी शादी करना ही क्यों चाहते हैं? अयो देवडू, मैं कैसे समझाऊं तेरे को। अधीरा और तरुण की बातें चल ही रही होती है कि अगले स्टेशन पर गुंडे पहले से ही उनको ढूंढते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अधीरा उन्हें देखकर डर जाती है और तरुण से बोलती है, तरुण, तुम शौचालय में जाके छुप जा, क्योंकि ये गुंडी लोग तेरे को भी नहीं छोड़ेगी। तेरे को देख लिया इन्होंने मेरे साथ, इसलिए तू छुप जा। मैं देखती है इन गुंडी लोग को। अरे तुम क्या करोगी? मैं भागेगी और भगाएगी भी। तेरे को भागना है मेरे साथ या टॉयलेट में छुपेगी तू? मैं टॉयलेट में नहीं छुपेगी, मैं भी भागेगी। अधीरा तरुण का हाथ पकड़ते हुए बहुत तेजी से स्टेशन पर भागती है और दोनों जल्दबाजी में चेन्नई से भोपाल जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और इत्तेफाक से तरुण का परिवार भी भोपाल ही रहा करता था। अधीरा उससे बोलती है, हम अगले स्टेशन पर फिर पकड़े जाएंगे। गलत ट्रेन चूज किया। अयो तरुण, ट्रेन काय को पकड़ा तू? चल जैसा भी है ठीक है, लेकिन तू किधर को जाएगा? मैं भोपाल में ही रहता हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने आया था, लेकिन वो लोग पहले ही निकल चुके थे। मैं लेट होने की वजह से अगली ट्रेन से जा रहा था, तब मुझे तुम मिली और उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। ओह आई सी, तू बहुत खुश नसीब है। तू अपने घर जा रही है। मेरे को देख, मैं घर छोड़ के भागी। कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं पता। तुम बुरा ना मानो तो कुछ दिन तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हारे अप्पा के गुंडे नहीं आ पाएंगे। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मेरे अप्पा को पता चला ना कि मैं तेरे घर में है तो काट डालेगी तेरे को। रहने दे, मैं पूना में ही ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अयो, मैं ऐसा बोली तेरे को, विश्वास है मेरे को तेरे पे, पर तेरे ऊपर खतरा आ जाएगी मेरी वजह से। उसका क्या? उसकी बाद में देखेंगे। तरुण उसे बहुत समझाता है और अधीरा उसके घर जाने के लिए मान जाती है। भोपाल स्टेशन पर उतरकर वो दोनों तरुण के घर जाते हैं और तरुण के पापा सौरभ और उसकी माँ बबीता उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं, अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? कहीं तेरी। अरे पहले बच्चों को अंदर आने दे, फिर पूछती रहना आराम से बैठाकर। अधीरा बबीता और सौरभ को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और बोलती है, अंकल आंटी नमस्ते, मैं अधीरा। मैं तरुण को ट्रेन में मिली। मेरा घर चेन्नई में है। बस अधीरा, थोड़ा आराम कर लो, कहानी बाद में सुनाना, ओके? अयो तुम ठीक कहता, मैं बाद में बताएगी अपनी स्टोरी। बबीता अधीरा को अंदर लेकर जाती है और उसे अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर देते हुए बोलती है, ले बेटा, हाथ मुंह धोकर इस साड़ी को पहन ले, तुझ पर अच्छी लगेगी। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अयो कितना सुंदर साड़ी है, मेरे को पसंद आया, मैं पहन के आती है। बबीता वहाँ से रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद सभी खाना खाने की टेबल पर मिलते हैं। बबीता सभी को खाना परोसती है। तभी तरुण के पापा सौरभ उससे पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ से हो? अयो रामा, मैं बताई तो थी, मैं चेन्नई में रहती अप्पा और अम्मा के साथ। मेरा अप्पा मेरा शादी एक गुंडी से फिक्स किया था। मेरे को नहीं जमता तो मैं घर से भागी। तभी मेरे को ट्रेन में तरुण मिला और मेरी बहुत हेल्प किया। मेरे को यहाँ भी लाया। मैं इसको मना की, लेकिन ये सुना ही नहीं। अच्छा किया नहीं सुनी तेरी बात। ले तू पराठा खा, खास तेरे लिए बनाए हैं। अयो आंटी, बहुत टेस्टी खाना बनाए। हमारे यहाँ उत्पम, इडली, सांभर, मसाला डोसा, नारियल से बनी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और पोंगल में तो सब नाचते हैं, गीत गाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं भगवान का। मेरे को तो भरतनाट्यम बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको भी सिखाएगी। अरे इस उम्र
में बबीता भरतनाट्यम करेगी तो पक्का हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। अधीरा ऐसा मत करना यार, मेरी माँ घर का काम करते ही इतना ज्यादा थक जाती हैं, फिर ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी का शौक उनमें मत डालना। अरे मई है ना, खाना अच्छा बनाएगी। आज शाम का खाना मई ही बनाएगी। इतना बोलकर सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग काफी दिनों तक साथ रहते हैं। अधीरा बबीता को कोई काम नहीं करने देती थी। बबीता को भी धीरे धीरे अधीरा में अपनी बहू नजर आने लगती है। ऐसे ही एक दिन बबीता और सौरभ लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी बबीता तरुण से बात करते हुए बोलती है, अरे घर पर तो छुट्टी वाले दिन अपनी ये लैपटॉप नाम की गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया कर, हमारे लिए तो इसके पास वक्त ही नहीं है। अरे माँ आप ऐसे मत कहा करो यार, बोलो क्या बोलना है आपको। तेरी उम्र हो चुकी है, अब शादी वादी का ख्याल है कुछ या नहीं? अरे अभी कहाँ शादी वादी। हाँ, बाप की उम्र का हो जा तब करियो। तेरी माँ जैसी ही मिलेगी बुढ़ापे में तो मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई। आप फिर शुरू हो गए। अरे मैंने तुम्हें थोड़ी ही कुछ कहा है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आप तो चुप ही रहो। बेटा तुझे अधीरा कैसी लगती है? अब आई ना पॉइंट पर। मुझे लगा ही था कि अब अधीरा का नाम ही होगा बबीता की जुबान पर। वैसे तुम्हारी पसंद अच्छी है। पापा मम्मी ये आप क्या बोल रहे हैं? क्यों, तुझे अधीरा पसंद नहीं है? नहीं पापा ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पहले अधीरा से पूछा इस बारे में? पूछना क्या है, वो तुम्हारे साथ खुश रहती है, हम सभी के साथ भी घुल मिल गई है। और तो और मोहल्ले वाले ये तक बोलते हैं कि अरे चोरी छुपे बहू भी ले आए और बताया भी नहीं। अगर तू चाहे तो मैं तेरी जगह अधीरा से बात कर लेती हूँ। नहीं मैं खुद बात करूँगा उससे। तभी ये सारी बातें अधीरा सुन लेती है और उनके सामने आकर बोलती है, अंकल आंटी मैं आपको पहले ही बोली थी, मेरा अप्पा गुंडा है, मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मेरे को तरुण बहुत पसंद है। आप लोगों ने तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन बेटा तरुण पसंद है ना तो किसी बात की कोई चिंता मत करना, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आगे मेरा अप्पा काट डालेगी। विश्वास नहीं मुझ पर तुम्हें? है लेकिन ओफो, इस लड़की के तो लेकिन ही खत्म नहीं होते। बेटा हम है तेरे साथ। सभी के समझाने पर अधीरा मान जाती है और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। अधीरा अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। काफी समय बाद साउथ इंडियन बहू अधीरा एक बेटी को जन्म देती है और उनका परिवार संपन्न हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।